पाकिस्तान में 20 अरब रुपए का आटा घोटाला एक्सपोज हुआ है। घोटाले का आरोप लगाने वाले शहबाज शरीफ की पार्टी के ही सीनियर नेता हैं। इनका आरोप है कि जब पाकिस्तान में आटे के लिए लाइन में खड़े लोगों की मौत हो रही थी, तब शहबाज शरीफ सरकार स्कैम कर रही थी। दावा यह भी है कि सिर्फ 13 महीनों में ही शहबाज सरकार ने अरबों का घोटाला किया है और यह आटा घोटाला सिर्फ एक ट्रेलर है। भूखा पाकिस्तान लाइन में खड़ा था और शहबाज सरकार ने 20 अरब रुपए का आटा चोरी कर लिया। अब पूरा पाकिस्तान शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ तक सबको खरी खोटी सुना रहा है। पब्लिक गुस्से में इसलिए है क्योंकि लोगों को आटा देखने के लिए नहीं मिल रहा था। जहां भी आटा मिलता वहां कई किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती थी और अब पता चला है कि मुफ्त आटा देने के बदले घोटाला हो रहा था। पाकिस्तान में हुए 20 अरब रुपए के घोटाले की पूरी खबर समझिए। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जनता के बीच 84 अरब रुपए का मुफ्त आटा बंटवाया। दावा यह किया गया कि इससे उन गरीब लोगों को राहत मिली जो आटा खरीद नहीं पा रहे थे। नई खबर के मुताबिक 84 अरब रुपए की स्कीम में 20 अरब का घोटाला हुआ, यानी हर 4 रुपए में 1 रुपए का घोटाला हुआ है। यह आरोप कोई और नहीं बल्कि खुद शहबाज शरीफ की पार्टी के बड़े लीडर ने लगाया है। इनका नाम है शाहिद आखन अब्बासी और ये पाकिस्तान के 21वें पीएम भी रह चुके हैं। पाकिस्तान में सोने से भी ज्यादा कीमती आटे का घोटाला हुआ है। घोटाले का बयान देकर शाहिद खाकर अब्बानी ने पूरे पाकिस्तान से विवाद शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का हर टीवी न्यूज चैनल इनके बयान चला रहा है और शायद ही कोई टीवी स्टूडियो बाकी है जहां इन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। घोटाले की इस खबर ने लड़खड़ाती शहबाज सरकार के गिरने का डर बढ़ा दिया है। अगर ये सवाल विपक्षी पार्टियां पूछती तो शायद शहबाज खुद जवाब देते, पर अपनी पार्टी के लीडर ने ही उंगली उठाकर वजीर आजम को खामोश कर दिया। शाहिद खाकर अब्बासी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मानो घोटाले की चार्जशीट दाखिल कर दी हो। क्या अब्बासी अपने लीडर शहबाज से कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं? ऐसी बातें इसलिए चल रही हैं क्योंकि इसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पैसे खत्म होने की बात करके इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए देने से मना कर दिया था। अब पता चला है कि उसके बराबर का घोटाला तो सामने आ चुका है और आगे इससे बड़ा घोटाले के दावे चल रहे हैं। इस्लामाबाद से लेकर कराची तक तरह तरह की बातें वायरल हैं। कई लोगों को यकीन है कि अब शहबाज शरीफ का कुर्सी से हटने का टाइम करीब है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि शहबाज सरकार को गिराने के लिए घोटाले को एक्सपोज किया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज के इशारे पर अब्बासी ने अपने पीएम के खिलाफ बयान दिया। शाहिद खाकर अब्बासी के खिलाफ सफाई देने के लिए खुद पाकिस्तानी पंजाब की सरकार सामने आई। असल में शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पंजाब की गवर्नमेंट ने मिलकर मुफ्त आटा स्कीम चलाई थी, पर पब्लिक को इन लीडर्स पर भरोसा नहीं है। खबर आने के 24 घंटों के भीतर पाकिस्तान में आटा मिल्स के गोदाम पर छापेमारी हुई। आटे की हजारों बोरियां बरामद की गईं। तो क्या ये वही घोटाले का आटा है जो जनता तक पहुंचने से पहले ही गायब हो गया था? घोटाले की खबर मिलते ही शहबाज सरकार ने पहले इनकार किया, पर पाकिस्तानी इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए 20 अरब रुपए के आरोपों पर एक्शन की डिमांड हो रही है। पाकिस्तानियों के गुस्से की एक और वजह है मुफ्त आटे का बंटवारा। जब ये आटा बंटता तो लंबी लाइन लगती, कोई लाइन तोड़े तो उस पर डंडे बरसाए जाते थे। अब स्कैम की खबर ने सभी पाकिस्तानियों की जले पर मानो नमक छिड़क दिया हो। शहबाज सरकार पर गरीबों का आटा खाने का आरोप लगा है। प्राइम मिनिस्टर के पास इसका जवाब नहीं है, इसलिए वो गेहूं की रिकॉर्ड फसल होने की मुबारकबाद देकर मामला डाइवर्ट करना चाहते हैं। घोटाला खुला तो आटे की क्वालिटी का मुद्दा सबसे पहले सामने आया, पर शहबाज सरकार की मुश्किलें कम नहीं हो रही। अब शाहिद खाकन अब्बासी ने सफाई देने के बदले एक और बयान बम गिरा दिया। दावा यह है कि जांच हुई तो पाकिस्तान में और बड़े घोटाले सामने आ सकते हैं। शाहिद खाकन अब्बासी के मुताबिक
20 अरब का घोटाला तो सैंपल है, पाकिस्तान में और न जाने कितने घोटाले हो रहे हैं। ये बातें सुनकर शहबाज शरीफ का बीपी जरूर बढ़ गया होगा, क्योंकि एक स्कैम की खबर से पाकिस्तान में सरकार गिरने की नौबत आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और शहबाज शरीफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर कोई जवाब नहीं दे रहे। पाकिस्तान में शहबाज सरकार के करप्शन पर सवाल उठ रहे हैं, पर मामला सामने आते ही शहबाज ने लंदन रवाना होने की तैयारी कर ली। 7 समंदर पार पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलें हैं और इस्लामाबाद में शहबाज के शर्मिंदा होने की बातों का मतलब क्या है, ये हमारी अगली स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। शहबाज शरीफ अब हिंदू प्राइम मिनिस्टर से मदद मांगने ब्रिटेन के दौरे पर जा रहे हैं। इसी हफ्ते शहबाज लंदन पहुंचेंगे और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भारत के खिलाफ सहायता करने की अपील करेंगे। यानी ये शहबाज का मिशन इम्पॉसिबल है। शहबाज की लंदन विजिट से पहले पाकिस्तान में मुस्लिम देशों से मदद लेने की बात हो रही है। वजह है कश्मीर के श्रीनगर में होने वाला G20 समिट, जिसकी तैयारियां देखकर पाकिस्तान के सीने पर सांप लूट रहा है। अब पाकिस्तान की तैयारियों का हिंदू मुस्लिम वाला एंगल समझिए। शहबाज शरीफ 2 मई से 7 मई तक ब्रिटेन का दौरा करेंगे। किंग चार्ल्स III की ताजपोशी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। जी मीडिया को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शहबाज शरीफ श्रीनगर में G20 कार्यक्रम का मुद्दा ब्रिटेन के सामने उठाएंगे और भारत के इस कार्यक्रम का विरोध करने के लिए यूके के पीएम ऋषि सुनक से मदद मांगेंगे। भारत ने श्रीनगर में G20 मीटिंग पर अपना स्टैंड 100% क्लियर कर दिया है और पाकिस्तान में इसकी चर्चा भी लगातार हो रही है। कश्मीर में एक मीटिंग की खबर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसी महीने 22 से 24 मई तक श्रीनगर में G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होगी। ब्रिटेन भी G20 का मेंबर है और वो भी इस मीटिंग में शामिल होगा। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस समेत दुनिया की 20 बड़ी और पावरफुल इकोनॉमी के रिप्रेजेंटेटिव श्रीनगर पहुंचेंगे। इससे कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। आने वाले वक्त में वहां आने वाले टूरिस्ट की संख्या और बढ़ेगी। कश्मीर में तरक्की की रफ्तार तेज होगी और पाकिस्तान से ये सब देखा नहीं जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान ने कश्मीर में G20 मीटिंग के खिलाफ मजहबी साजिश लॉन्च कर दी है। अब तक पाकिस्तान मुस्लिम देशों का साथ लेने की नाकाम कोशिश कर चुका है। इसकी वजह समझिए। पाकिस्तान ने पहले G20 के 3 मुस्लिम देश तुर्की, सऊदी अरब और इंडोनेशिया की मदद से भारत का विरोध करने की कोशिश की और अब शहबाज शरीफ ब्रिटेन का सपोर्ट लेने के लिए ऋषि सुनक से बात करने वाले हैं। आजकल पाकिस्तान को मुस्लिम देश भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ब्रिटेन वाली कोशिश का पहले से ही फेल होना तय माना जा रहा है। आतंकवाद को खुला सपोर्ट देने वाले पाकिस्तान को दुनिया में गिनती के देश मदद करते हैं। पाकिस्तान खुद ना तो G20 का सदस्य है और न ही भारत ने इस्लामाबाद को इनविटेशन भेजा है। कश्मीर में G20 मीटिंग के मुद्दे पर पाकिस्तान की सरकार बिन बुलाए मेहमान की तरह दूसरे देशों का चक्कर लगा रही है। यानी शहबाज भी अपना दुखड़ा लेकर लंदन जाएंगे और बेरंग वापस आएंगे। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और साथ ही पाकिस्तान का एक प्लान फेल हुआ और दूसरा लीक हो गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हिना रबानी खान के बीच की एक बातचीत लीक हो गई है, जिसमें बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे पहली बात यह है कि शहबाज शरीफ और हिना रबानी के बीच विदेश नीति को लेकर मतभेद दिखे हैं। हिना ने पश्चिमी देशों को खुश करने की पाकिस्तानी कोशिशों के खिलाफ पीएम शहबाज को चेतावनी दी थी। हिना ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ रिश्ते बचाने की कोशिश की तो उससे चीन के साथ संबंध खत्म हो जाएंगे। यूक्रेन संघर्ष के मुद्दे पर हिना ने यह कहा कि अगर ज़ेलेंस्की को सपोर्ट किया गया तो रूस के साथ व्यापार और एनर्जी डील खतरे में आ सकती है।
अमेरिका के एक अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने इस बातचीत के कुछ हिस्से रिलीज किए हैं। हालांकि ये जानकारी अमेरिकी मीडिया तक कैसे पहुंची और ये बातचीत कब हुई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल की टेंशन इस खुलासे के बाद जरूर बढ़ने वाली है। अतीक अहमद की माफियागिरी ऐसी थी कि अपने रास्ते से लोगों को हटाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने में कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए उसने अपने बेटों और गुर्गों को खास कोड वर्ड्स दिए थे। मोबाइल फोन पर हत्याकांड की साजिश बुनने के लिए माफिया अतीक इन्हीं कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करता था। ये रिपोर्ट देखिए। बड़े 006, छोटे 007, पतले 009, बिहार टावर, माफिया का मर्डर वाला कोड वर्ड। ये सभी कोड वर्ड प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के लिए इस्तेमाल किए गए थे। हर कोड में उमेश पाल हत्याकांड में शामिल आरोपियों के राज छिपे हैं। हर कोड वर्ड किसी न किसी आरोपी के नाम से जुड़ा है। सबसे चौंकाने वाले खुलासे में यह बात भी सामने आई है कि इन कोड वर्ड को खुद माफिया अतीक अहमद ने दिए थे। जाहिर है उमेश पाल की हत्या करने के लिए अतीक ने अपने गैंग को कोड वर्ड देकर यह पक्का किया था कि किसी भी हाल में उमेश पाल बच नहीं पाए, और हुआ भी ऐसे ही। अब आपको एक एक कर बताते हैं कि कोड वर्ड में किस अपराधी का क्या कोड है। बड़े 006 ये अतीक अहमद का कोड वर्ड था, जबकि छोटे 007 अतीक के भाई अशरफ का कोड वर्ड था। अंश यादव 00 ये अतीक के बेटे असद का कोड वर्ड था, जबकि XYZZ1122 ये उमेश की रेकी करने वाले नियाज का कोड वर्ड था। बिहार टावर अतीक के शूटर अरमान का कोड वर्ड था, जबकि अतीक के वकील का कोड वर्ड एडवो 010 था। यही नहीं, पतले 009 अली यानी अतीक के बेटे का कोड वर्ड था। सूत्रों की माने तो साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने बेटों और गुर्गों के पास आईफोन भी दिए थे। ये सभी लोग इन्हीं आईफोन के जरिए हत्याकांड को अंजाम दे रहे थे। यही नहीं, उमेश पाल की हत्या होने के बाद अतीक ने कई बार नियाज को फोन किया था और नियाज ने बताया था कि उमेश मर गया है। हालांकि अतीक अहमद और अशरफ 15 अप्रैल को प्रयागराज में मारे गए, जबकि माफिया अतीक का बेटा अली जेल में बंद है। अब अली से जेल में मिलने वालों को भी रोक दिया गया है। साथ ही अली को हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है, जहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी और सीसीटीवी उस पर नजर रखे हुए हैं। बहुत जरूरी होने पर केवल उसका वकील ही अली से मुलाकात कर सकता है। दरअसल ये कदम अली के नाम से सोशल मीडिया पर पर्चा वायरल होने के बाद उठाया गया है। पर्चे में अतीक और अशरफ हत्याकांड के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया गया था। निकाय चुनाव में दोनों दलों के खिलाफ वोट करने की अपील भी की गई थी। हालांकि वायरल पर्चे की असलियत को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। माफिया डॉन अतीक का वकील भी इस वक्त प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है, जहां उसका बयान दर्ज किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश को लेकर सौलत से सवाल पूछे गए हैं। हत्याकांड के दौरान मौजूद 15 पुलिसकर्मियों का भी बयान दर्ज किया गया है। घायल सिपाही मान सिंह का भी बयान दर्ज हुआ है। पंचनामा करने वालों का बयान भी दर्ज हो चुका है। माफिया ब्रदर्स का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के पैनल का भी इस बीच बयान दर्ज किया गया। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शाइस्ता अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक 4 दिन पहले ही पुलिस शाइस्ता परवीन के काफी करीब पहुंच चुकी थी। दरअसल शाइस्ता को पकड़ने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस के पास शाइस्ता के प्रयागराज में होने की पुख्ता जानकारी थी।
आपको बता दें कि शाइस्ता प्रयागराज से करीब 15 किलोमीटर दूर अशरफ के ससुराल के पास देखी गई थी। प्रयागराज के हटवा में अशरफ का ये ससुराल है। सूत्रों की माने तो जब पुलिस की टीम रेड करने वहां पहुंची, बुर्का पहने मुस्लिम औरतों ने पुलिस की टीम को घेर लिया। पुलिस आगे नहीं जा पाई और इसी का फायदा उठाते हुए शाइस्ता परवीन फरार हो गई। इस बीच शाइस्ता की मददगार भी पुलिस का शिकंजा कसता देख सामने आ गई है। उसका दावा है कि शाइस्ता से उसकी मुलाकात तो हुई थी, लेकिन उस पर लगे आरोप गलत है। यही नहीं, उल्टे उसने अतीक अहमद पर ही आरोप लगाए हैं। मूलचंद पासी के लिहाज भी नहीं मिली तब विधायक थे। किसने मरवाया था? मूलचंद पासी को अतीक अहमद। अतीक की बेनामी संपत्तियों पर भी नए खुलासे हुए हैं। अतीक के नाम अब वक्फ बोर्ड के संपत्तियों का जिक्र आया है। जांच में ये बात पता चली है, वक्फ बोर्ड की कई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो अतीक के कब्जे में थी। अतीक की कंपनी ने खासकर कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया था। अब कोई माफिया और कोई अपराधी सीना तान करके नहीं चल सकता है। समाज का सलीम व्यक्ति, व्यापारी, सामान्य नागरिक सीना तान करके चलेगा और अपराधी और माफिया को गले में पट्टी लटका करके जान की माफी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफियागिरी को मिट्टी में लगातार मिला रहे हैं। योगी अब प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। जाहिर है माफिया के बचे कुचे गुर्गों और बदमाशों के दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। साफ है ऐसे बदमाश अब सीना तान कर कभी नहीं चल सकते। यूपी में चाहे माफिया बदमाशी का कोई कोडवर्ड तैयार कर ले, लेकिन अब माफियागिरी के दिन लग गए हैं। प्रयागराज से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कर्नाटक चुनाव का प्रचार जैसे जैसे तेज हो रहा है, गालियां और अब शब्दों की बौछार भी तेज हो गई है। पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और फिर उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के अपशब्दों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं के मन में विष भरा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता अपने आलाकमान को खुश करने के लिए पीएम के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपको दिखाते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि कर्नाटक में बहुत साल हो गए, कि कई दशक हो गए जब रिपीट नहीं होती सरकार। आपको उम्मीद क्यों है कि इस बार हम उस परंपरा को तोड़ेंगे और हमारी सरकार एक बार फिर से रिपीट होगी? उम्मीद नहीं, विश्वास है, पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार रिपीट होगी। कई फैक्टर्स हैं। एक तो जिस तरीके से पार्टी की ताकत बढ़ी है ज़मीनी स्तर पर, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो प्यार, विश्वास कर्नाटक की जनता को मिला है और उस विश्वास को लेकर के कर्नाटक की जनता डबल इंजन की सरकार को रिपीट कराना चाहती है। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने हर पहलुओं को टच किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को टच किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक जगत में एफटीआई में सबसे नंबर 1 पर कर्नाटक आज खड़ा है। रोज़गार देने में कर्नाटक आगे बढ़ा है और कुल मिलाकर के यहाँ जो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित वर्ग रहा है उसको सशक्तिकरण किया गया है। तो ये सब चीज़ें कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की आस्था और संगठन की ताकत भी बढ़ी है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं। सर, इतना बहुआयामी विकास हुआ है, चहुओर विकास हुआ है, सब कुछ हुआ है जैसा आपने कहा सर। ऐसे में यूनिवर्सल जो समान नागरिक संहिता की बात होती है, एनआरसी, ये मैं देख रहा हूँ कि लगातार जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं घोषणा पत्र होती है आपकी, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, कर्नाटक में भी फिर इसकी जरूरत क्या पड़ती है? विकास और समान नागरिक संहिता दोनों कहीं ना कहीं दो ध्रुव हैं। ध्रुव नहीं है। एक अच्छे समाज को बढ़ने के लिए सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए।
और संविधान की भी जो निर्माता रहे उनकी ये इच्छा थी कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो उसको हम धीरे धीरे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सशक्त होकर के और लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और जहाँ जहाँ मिल रहा है वहाँ हम विचार करके इस विचार को बढ़ा रहे हैं। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हो और चाहे बहुआयामी विकास हो, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, अंतर्विरोध दोनों में कहीं नहीं है। अच्छे समाज को बढ़ना हो तो सबको बराबर का अवसर देना होगा। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि आप चूंकि चुनाव के नतीजे आपके पक्ष में नहीं आने वाले हैं, बीजेपी के पक्ष में, इसलिए वो एनआरसी की बात कर रहे हैं, स्पेशल पुलिस में स्पेशल विंग बनाने की बात कर रहे हैं। कहाँ रेडिकलाइजेशन है कर्नाटक में? कर्नाटक की जनता पर भरोसा क्यों नहीं है बीजेपी? कर्नाटक की जनता पर पूरा भरोसा है, लेकिन जो देश के निर्माताओं की इच्छा थी उसको पूरा करना किसी का काम है कि नहीं है? 70 साल आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और ये जो आप लोग बोलते हो, कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन हो चुका है। रविंदर जी, आप याद रखिए, उत्तर प्रदेश में ये मिट गए, उत्तराखंड में यह दोबारा हमने सरकार बना ली, गोवा में हमने तीसरी बार सरकार बना ली, मणिपुर में हमने दूसरी बार सरकार बना ली, नागालैंड में हमने दूसरी बार सरकार बना ली, त्रिपुरा में इनको धूल चटा दी। तो ये सब लोग समझ चुके हैं और इसलिए इनका मानसिक दिवालियेपन का नतीजा इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि देश कहाँ जा रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, और ये घिसी पिटी लाइन को लेकर के चले हैं। इनको मुबारक। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो समाज के हित में और लोगों का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। सर, आपने कहा कि इनका मानसिक दिवालियापन है। अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, इसी कर्नाटक चुनाव में उन्होंने जहरीला सांप बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और अब उनके बेटे कह रहे हैं कि नालायक बेटा, दिल्ली का नालायक बेटा। आपको लग रहा है कि चुनाव में जिस तरह से गुजरात में भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ था, वहाँ पब्लिक ने अपने हिसाब से रिस्पॉन्स दिया, इसका असर पड़ेगा चुनाव में? सबसे पहली बात तो आप मेरी पुष्टि कर रहे हैं कि कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन आ चुका है। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग, ये इनके मन में भरा हुआ विष, बौखलाहट और जिसको कहते हैं कि कुछ नहीं दिख रहा है, इसका ये सूचक है जो इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। ये भाषा निंदनीय है। राष्ट्रीय पार्टी के किसी भी प्रवक्ता के द्वारा इस तरह की भाषा बहुत ही निंदनीय और उस पार्टी के बारे में बताता है। लेकिन ये पार्टी का सर्वस्व डूब चुका है। इनके आका को इन भाषा से खुशी होती है, उनको खुश करने के लिए इस तरह की भाषा ये उपयोग करते हैं। और कर्नाटक हो, गुजरात हो, चाहे भारत की जनता है, उन्होंने बार बार इनको जवाब दिया है, इस बार भी जवाब देगी। मतलब आपका कहना है कि आका को खुश करने के लिए, यानी संकेत है कि 2007 में जिस तरह से सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर शुरू की थी, अब नालायक बेटे तक खड़गे साहब के बेटे आ गए हैं। ये कांग्रेस ने अपनी जो इनकी परंपरा, उच्च परंपरा से निकले थे, उसकी विरासत इन्होंने समाप्त कर दी है। अब कांग्रेस सड़क पर आई हुई पार्टी हो चुकी है, उसके भाषा इस तरीके की हो गई है और इस तरीके का उपयोग करना इनके आकाओं को खुश करने के लिए, क्योंकि इनके आका की सोच भी ऐसी है। ये पूरा ऊपर से नीचे तक कुनबा मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि आप लोग, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, आप अध्यक्ष के तौर पर बोलते हैं कि फ्री बीज, ये परंपरा समाप्त होनी चाहिए। ऑपोजिशन कर रही है कर्नाटक की आपके कि आप बोलते कुछ और यहाँ पर आप दूध, नंदिनी दूध तक दे रहे हैं, आप सिलेंडर तक देने लगे हैं। फ्री बीज कहाँ है? मुफ्त तो आप दे रहे हैं। देखिए, मैंने पहले कहा, रेवड़ी बांटना और समाज को सशक्तिकरण करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम दूध किनको दे रहे हैं? बीपीएल परिवार को। जो माँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती है, उनको हम दे रहे हैं। हम कोई धनाढ्य परिवार के बच्चों को थोड़ी ना दूध दे रहे हैं। तो डिफरेंस है फ्री बीज में। जब आप कहते हो सबका पानी मुफ्त, सबकी बिजली मुफ्त, हम दे सकते हैं बिजली का बिल, हम भी मुफ्त, हम दे सकते हैं पानी का बिल, हम भी मुफ्त, तो इसको कहते हैं फ्री बीज। लेकिन आयुष्मान भारत आप
रिक्शा वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, इन लोगों को अगर आप 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देते हो तो आप उनको सशक्तिकरण करते हो, क्योंकि उनके परिवार में गंभीर बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं है। तो यह सशक्तिकरण है। और जो कांग्रेस पार्टी करती है या अन्य पार्टियां भी करती हैं वो फ्री बीज है, और वो फ्रस्ट्रेशन में करती हैं क्योंकि वो मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पा रही। क्या उम्मीद है सर, कितनी सीटें, अगर सीटों के मामले में देखा जाए तो कितनी सीटें राष्ट्रीय अध्यक्ष को? अभी है दिन, सीटों पर भी आएंगे, लेकिन एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरामैन पवन के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, बेंगलुरु, कर्नाटक। जी न्यूज़।